हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम एक हिंदी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा इसके बाद जो चैप्टर आता है संधि, तो कहीं ना कहीं संधि को समझने के लिए वर्णमाला जो चैप्टर है उसे समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला से संबंधित जितने भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये कि इस वर्णमाला को हम दो पार्टों में देखेंगे। तो पहले पार्ट है उसमें आज डिस्कस करेंगे स्वर। नेक्स्ट पार्ट दूसरा जो वीडियो हो पाएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्यंजन। तो वर्णमाला में सबसे पहले वर्णमाला क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन की वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला की डेफिनेशन होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये गलत रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वर्ण अगर हम वर्ण की डेफिनेशन बताएं तो ये होगी भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि या वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे हमने माना कोई अक्षर है, जैसे का, हमने एक अक्षर ले लिया का, ये क्या है, अक्षर, ये है आपका अक्षर। अक्षर में वर्ण में क्या अंतर होता है, जब हम का को वर्ण में तोड़ेंगे तो इसमें दो वर्ण निकल के आएंगे, क प्लस आ, क प्लस आ। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके वर्ण कहलाएंगे। ये दोनों कहलाएंगे आपके वर्ण, और ये का है ये आपका कहलाएगा अक्षर। तो वर्ण समझ में आ गया कि भाषा की भय छोटी ध्वनि या भय छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। और उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो हो गई वर्ण की डेफिनेशन और वर्णमाला की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे स्वर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें स्वर। स्वर क्या होते हैं, भाषा की वह ध्वनि जिसे उच्चारित करने के लिए या जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाषा की वह ध्वनि जो स्वतंत्र तरीके से उच्चारित की जाती है क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि स्वर होते कितने, तो पूछेगा आपसे शुद्ध रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 10। शुद्ध रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती, 10 होती है। कौन कौन सी, आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या कहलाते हैं, शुद्ध स्वर, हिंदी के शुद्ध स्वर। या आपसे पूछेगा, शुद्ध ना पूछेगा तो आपसे कहेगा कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से या शुद्ध रूप से स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी। दूसरा आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो काउंट की जाती है वो की जाती है 11। 11 कैसे, 10 तो ये शुद्ध रूप से होते हैं और एक इसमें काउंट हो जाता है आपका ऋ। एक कौन सा काउंट हो जाता है, ऋ। जो ऋ होता है ये शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। ऋ को शुद्ध स्वर क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो रा पे ई, री इस तरह से आवाज आती है, री। तो इसलिए ऋ को हम क्या मानते हैं, अशुद्ध स्वर मानते हैं। अगर पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना 11 होते हैं। शुद्ध रूप से या उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कुल स्वरों की संख्या या लिखित रूप से, या लिखित रूप से स्वर कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 कैसे होते हैं, 10 शुद्ध रूप से हो जाएंगे, ऋ हो जाएगा और प्लस अंग तथा आह, इन्हें कहते हैं हम अयोगवाह।
अयोग वाह। अंग तथा आ को कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह क्यों कहते हैं? जैसे लिखेंगे अंग, तो हम इसे आ प्लस अनुस्वार इस तरह से लिखते हैं। अंग को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। आहा को कहते हैं विसर्ग। तो जब अंग को लिखेंगे तो आ और प्लस अनुस्वार, तो ये क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। और इसे लिखेंगे तो आ प्लस विसर्ग, आ प्लस विसर्ग, ये कहलाएगा आह। तो इन्हें दोनों को क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह। अयोग वाह मतलब आ के योग को, आ के योग को बहन करने से जो दो बने हैं उन्हें कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह तो ना तो शुद्ध रूप से स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन हम इनकी जब गणना करते हैं कुल स्वरों की, तो इन दोनों को किसमें काउंट करते हैं? स्वरों में कहते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा आपको ध्यान रखना है, या शुद्ध रूप से पूछे तो ध्यान रखना है 10 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ कुल और शुद्ध जैसा कोई शब्द आपसे नहीं पूछेगा। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं तो ध्यान रखना है 11 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या पूछी गई, लिखित रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको ध्यान रखना है 13 होती है। ये तो होगी स्वरों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो संस्कृत में स्वरों को कहते हैं अच। स्वरों को कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। व्यंजन को कहते हैं हल। अब याद कैसे रखना है? व्यंजन को कहते हैं हल और स्वरों को अच कहते हैं। अच कैसे ध्यान रखना है? आ क्या होता है? स्वर होता है। तो पहले इसमें अच में आ आएगा तो ध्यान रखना स्वर हो जाएगा ये। और हा में पहले, हल में पहले हा आएगा और हल व्यंजन होता है, तो व्यंजनों को संस्कृत में कहते हैं हल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्वरों का वर्गीकरण से, कितने प्रकार के स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे, नासिक, अनुनासिक, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल हम 7 प्रकार से इनका वर्गीकरण करेंगे और इसकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। टोटल हैंड मतलब हाथ से लिखे हुए जो मेरे नोट्स हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। पूरी व्यवस्थित तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, केवल आप इन्हें समझते रहिए। तो पहला जो हम देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण काल का मतलब ये होता है कि उच्चारण करने में कितना समय लगता है, इस आधार पर देखें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कहलाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका कहता है दीर्घ स्वर और तीसरा आपका कहलाता है प्लुप्त स्वर। तीसरा कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर होता है। अब ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे कहेंगे द्विमात्रिक स्वर। इसी तरह से कहते हैं लघु स्वर, इसे कहते हैं दीर्घ स्वर। इसी तरह से गुरु स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या ये कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हो जाएंगे आपका? जैसे आ, ई, उ और ऋ, ये आपके कौन से हो जाएंगे? ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे आपके? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके कौन से हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तीसरा आपका टाइप आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जैसा कोई स्वर होता नहीं है, लेकिन जब हम किसी गाना वगैरह को गाते हैं या किसी भी ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं जिसके लिए लंबी सांस लेनी पड़ती है, या कोई आलाप वगैरह करते हैं, तो उसमें जो स्वरों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे हम राम बोलते हैं, राम खींच कर बोलते हैं, तो ये जो कहलाता है ये कहलाते हैं प्लुप्त स्वर। मैंने बताया कि प्लुप्त स्वर जैसा कोई स्वर होता नहीं है, लेकिन ये कब जरूरत पड़ती है? हम किसी चीज का आलाप करते हैं। इसमें दीर्घ स्वर जब उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, और प्लुप्त स्वर का जब उच्चारण होता है तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ध्यान रखना है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगेगा दीर्घ
स्वर में और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा तृप्त स्वर में। ये तो हो गया आपका उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा आपका टाइप हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें 2 प्रकार के स्वर आपके हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे आपके मूल स्वर और दूसरे आपके हो जाएंगे संधि स्वर। दूसरे आपके हो जाएंगे संधि स्वर। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? जैसे मूल कोई वस्तु होती है तो उसके जो उत्पत्ति होती है कहां से होती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे स्वर जो किसी से बनके नहीं मिले हैं, बने हुए हैं, मतलब किसी से मिलकर नहीं बने हैं, तथा जिनके उच्चारण में या जिनके उत्पत्ति का कोई कारण हमें पता नहीं चलता है, वो कौन से कहलाते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर में आपके आ जाएंगे आ, ई, उ और ऋ। ये आपके कौन से कहलाएंगे? 4 मूल स्वर कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं संधि स्वर। संधि स्वर में 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि स्वर और दूसरे आपके होते हैं संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़े थे ह्रस्व स्वर भी थे, तो 2 ह्रस्व स्वरों से मिलने से एक बड़ा वाला स्वर बनेगा, वो कहलाएंगे दीर्घ संधि स्वर। जैसे आ तथा आ को जब हम जोड़ेंगे तो दीर्घ आ बनेगा। इसी तरह ई तथा ई को जोड़ेंगे तो दीर्घ ई बनेगी, और ऊ तथा ऊ को जोड़ेंगे तो दीर्घ ऊ बनेगा। तो इसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ये कौन से हो जाएंगे? आपके दीर्घ संधि स्वर। कौन से हो जाएंगे? दीर्घ संधि स्वर। ये जब हम स्वर मतलब संधि पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, संयुक्त संधि स्वर की भी और दीर्घ संधि स्वर की। तो दीर्घ संधि स्वर आपके 3 हो जाएंगे, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। इनका निर्माण कैसे हुआ? 2 सजातीय स्वरों, सजातीयों का मतलब क्या है? एक जाति के, जैसे आ और आ, 2 सजातीय स्वरों के निर्माण से एक बड़े स्वर का जिसका निर्माण होता है उसे कहते हैं दीर्घ संधि स्वर। इसी तरह हो जाएंगे संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर में आपका आ जाएगा ए, ऐ, ओ तथा औ। इसमें ए का जो निर्माण होगा वो आ प्लस ई से मिलकर बनेगा। आ प्लस ई से मिलकर बनेगा। तो आ अलग जाति का, ई अलग जाति का है। जैसे आप देखेंगे आ तथा आ, दीर्घ आ, ये एक जाति के होते हैं। ई तथा दीर्घ ई एक जाति के होते हैं। ऊ तथा दीर्घ ऊ एक जाति के होते हैं। तो जब एक जाति के स्वरों से मिलकर बनेगा, जैसे आ प्लस आ बन के बड़ा वाला आ बन रहा है, जिसे दीर्घ आ कहते हैं, तो ये कौन से कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आ प्लस ई दोनों अलग अलग जाति से हैं, तो इनसे कौन सा अक्षर बन रहा है? आपका ए। कौन सा वर्ण बन रहा है? अक्षर बन रहा है, ए बन रहा है। तो ए आपका कौन सा हो जाएगा? संयुक्त स्वर। इसी तरह हम आई को देखें तो ये आ प्लस ए किससे बनेगा? आ प्लस ए। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो आई का निर्माण हुआ वो किस किस से मिलकर हुआ। तो आपको ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आ प्लस दीर्घ ई से हुआ है, लेकिन ये गलत होता है। आ प्लस दीर्घ ई से ना होके आ प्लस ए से होता है आई का निर्माण। तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? आई, संयुक्त संधि स्वर हो जाएगा। उसके बाद हम ओ को देखेंगे तो आ और प्लस ऊ, आ ऊ औ। तो औ किससे बनेगा? वो ओ, सॉरी, आ प्लस ऊ ओ, तो किससे बनेगा? ये बनके आ प्लस ऊ से। ये भी कौन सा हो जाएगा? आपका संयुक्त संधि स्वर हो जाएगा। इसी तरह हम औ को देखें तो आ प्लस ओ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ओ। तो ध्यान रखना है, आ प्लस बड़ा वाला जो दीर्घ ऊ होता है उससे मिलकर ये नहीं बना है, ये गलत होता है। तो किससे बना है? आ प्लस ओ से मिलकर बना है। क्या? औ। आ प्लस ओ से मिलकर कौन सा बना है? औ बना है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में वे स्वर आते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई कारण पता ना हो, आ, ई, ऊ और ऋ। उसके बाद आते हैं संधि स्वर। संधि स्वर 2 प्रकार के आपके हो गए, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर में दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा, दीर्घ ऊ आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर में मैंने बताया जो दूसरे अक्षरों से मिलकर, तो दूसरे वर्णों से मिलकर बनेंगे वो कहलाएंगे संयुक्त संधि स्वर, और जो सेम अक्षरों से या सेम वर्णों से मिलकर बनेंगे वो कहलाएंगे दीर्घ संधि स्वर। इसमें आपका आ जाएगा ए, ऐ, ओ तथा औ। हमने 2 टाइप पढ़ लिए, उच्चारण काल के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब हम तीसरा देखेंगे, स्वरों का तीसरी प्रकार से वर्गीकरण हम देखेंगे, तो उच्चारण स्थान के आधार पर।
यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है उच्चारण स्थान के आधार पर। तीसरा, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार का मतलब होता है कि बोलते समय जो ध्वनि होती है वो कहां से निकलती है, हमारे मुख के किस भाग से निकलती है, या किस भाग को परिवर्तित करती है, उसे कहते हैं उच्चारण स्थान। इसमें आपका हो जाएगा पहला कंठ, दूसरा आपका हो जाएगा ओष्ठ, दूसरा आपका हो जाएगा तालव्य, तीसरा हो जाएगा ओष्ठ, और चौथा हो जाएगा मूर्धन, जिसे मूर्धा भी कहते हैं, और पांचवा आपका हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर बनेगा कंठ तालव्य, और जो आपका छठा होगा वो इन दोनों को मिलाकर बनेगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। कंठ कौन से होंगे आपके, जिनके उच्चारण के समय जो ध्वनि आएगी वो कंठ से निकल के आएगी, वो कहलाएंगे कंठ स्वर। कंठ स्वर में आपके आ जाएंगे आ तथा दीर्घ आ तथा दीर्घ आ आप बोलेंगे तो ध्वनि है वो कंठ से निकल के आएगी, इसीलिए क्या कहते हैं, कंठ स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका तालव्य स्वर। तालव्य स्वर जो बोलते समय जो ध्वनि है वो तालु वाले भाग से छूकर आएगी, तो उसे कहेंगे ई तथा दीर्घ ई तथा दीर्घ ई, ये आपके कौन से कहलाएंगे, तालव्य स्वर। उसके बाद आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में आपका आ जाएगा ऊ तथा दीर्घ ऊ तथा दीर्घ ऊ। इनके उच्चारण के समय ओठों की प्रकृति चेंज होगी, वो कौन से कहलाएंगे, आपके ओष्ठ स्वर कहलाएंगे। जैसे ऊ और दीर्घ ऊ हम बोलते हैं, ऊ तथा ऊ, तो हमारे जो ओठों की आकृति होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए क्या कहते हैं, ओष्ठ स्वर कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा मूर्धन, और मूर्धन में आपका आ जाएगा ऋ। ऋ जब आप बोलेंगे तो तालु से जो पीछे वाला भाग होता है जिसे मूर्धा कहते हैं, वहां से हवा टकरा कर निकलती है, इसीलिए क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। उसके बाद आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कौन से होते हैं, जैसे कंठ तथा तालव्य दोनों से मिलकर बनेंगे, कंठ तथा तालव्य। जैसे अभी हमने पढ़ा था ए, ये किससे मिलकर बनेगा, आ प्लस ई से। किससे मिलकर बना था, आ प्लस ई से। तो आ आपका कौन सा है, कंठ, ई आपका कौन सा है, तालव्य। तो ये किससे बना है, कंठ तथा तालव्य से, इसलिए कहते हैं कंठ तालव्य। ये आ आपका कंठ है और ई आपका कौन सा है, तालव्य। इन दोनों से मिलकर बना है, तो इसीलिए इसे कहते हैं कंठ तालव्य। इसमें आपका दूसरा जो स्वर आ जाएगा वो आ जाएगा आय, और आय हमें पता था किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ए से। अभी हमने पीछे पढ़ा था आय किससे मिलकर बनेगा, आ प्लस ए से। आ आपका कौन सा है, कंठ है, और ए आपका कौन सा है, कंठ तालव्य, इसीलिए इसे भी किस में रखते हैं, कंठ तालव्य में रखते हैं। दूसरा आपका आता है कंठोष्ठ। कंठ तथा ओष्ठ से जो मिलकर बनेगा आ प्लस ऊ। अभी हमने देखा था आ और ऊ से मिलकर क्या बना था, ओ, तो ओ आपका किस में आ जाएगा, कंठोष्ठ में। आपका वो आ जाएगा कंठोष्ठ में। दूसरा आपका आ जाएगा औ। अब औ किससे मिलकर बना था, आ प्लस ओ से। आ प्लस ओ से, तो आ आपका क्या है, कंठ, और औ कौन सा है आपका, कंठोष्ठ पहले से बन चुका है, तो औ भी किस में आ जाएगा, कंठोष्ठ में आ जाएगा। ओ आपने देखा ओ किससे बनता है, कंठ से, और ऊ किससे बनता है, ओष्ठ से, तो इसे क्या कहते हैं, कंठोष्ठ। इसे कहते हैं कंठोष्ठ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 6 प्रकार के। पहला हो जाएगा कंठ स्वर, दूसरा तालव्य, तीसरा ओष्ठ स्वर, चौथा मूर्धन्य स्वर, पांचवा कंठ तालव्य स्वर, और छठा कंठोष्ठ स्वर। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला चौथा टाइप हम डिस्कस करेंगे। चौथा आपका प्रकार हो जाएगा मुख से वायु के आधार पर। चौथा आपका हो जाएगा मुख से वायु के आधार पर। इसका मतलब ये है कि बोलते समय जो वायु है मुख के किस भाग से निकलेगी, या वायु जो निकलेगी तो केवल मुख से निकलेगी, नाक से निकलेगी। तो मुख से वायु के आधार पर आपके 2 प्रकार के स्वर हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है अनुनासिक, इसे नासिक की भी कहते हैं, और दूसरा आपका हो जाएगा निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, पहला अनुनासिक और दूसरा हो जाएगा निर्नुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण के समय, अनुनासिक आपको हो जाएगी जिनके उच्चारण के समय वायु मुख तथा नाक दोनों से होकर निकलेगी, वो आपके कहलाएंगे अनुनासिक या नासिक स्वर।
तो इसमें आपका हो जाएगा अनुस्वार केवल। कौन सा हो जाएगा? अनुस्वार। और निर्नुनासिक का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण के समय वायु केवल मुख से निकलेगी, तो बाकी सभी स्वर जो बचे हुए हैं आपके कौन से हो जाएंगे? निर्नुनासिक हो जाएंगे। बाकी सभी स्वर आपके कौन से हो जाएंगे? निर्नुनासिक हो जाएंगे। तो मुख की आकृति के आधार पर आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, अनुनासिक तथा निर्नुनासिक। अनुनासिक तथा निर्नुनासिक हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, अनुनासिक या नासिक जिसमें वायु मुख तथा नाक दोनों से निकलेगी, तो केवल एक स्वर हो जाएगा आपका अंग, जिसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक। अब पांचवा हम प्रकार देखेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें तीन प्रकार हो जाएंगे आपके, अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पक्ष स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पक्ष स्वर। अग्र स्वर कौन से होंगे? जिनके उच्चारण के समय जीभ का आगे वाला भाग जो सक्रिय रहेगा उसे कहते हैं अग्र स्वर। इसमें आपके कौन से आ जाएंगे? ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। ई, ए, ऐ जब आप बोलेंगे तो जीभ का आगे वाला भाग क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। उसके बाद आ जाता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल आपका आ जाएगा अ आपका किसका आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? मध्य स्वर में हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पक्ष स्वर, और पक्ष स्वर में बोलते समय जो जीभ का पीछे वाला भाग सक्रिय रहेगा वो कहलाएंगे आपके पक्ष स्वर। पक्ष स्वर में आपका आ जाएगा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए इसमें आ गया, आ, ओ, औ, उ तथा दीर्घ उ तथा दीर्घ उ। तीन और दो पांच इसमें आ जाएंगे, और पांच आपके इसमें आ जाएंगे। एक आ जाएगा मध्य स्वर। अग्र स्वर में 1 2 3 4 इसमें आ जाएंगे। मध्य स्वर में कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा। आ आपका किसमें आ जाएगा? मध्य स्वर में आ जाएगा। ठीक। तो अग्र स्वर में कौन कौन से हो जाएंगे? मध्य स्वर आ हो जाएगा। पक्ष स्वर में आ, ओ, औ और उ तथा उ हो जाएंगे। तो 5 इसमें आ जाएंगे, एक इसमें 6 और 4 10, एक इसमें ऋ और आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका? ऋ। तो टोटल 5 इसमें, 5 इसमें, ये कौन सा आपका चला जाएगा? मध्य स्वर में। ये किसके आधार पे होगा? जीव की क्रियाशीलता, मतलब उच्चारण के समय जीव का कौन सा वाला भाग आपका सक्रिय रहेगा। छठा हम आप इसमें टाइप देखेंगे होंठों की आकृति के आधार पे। छठा आपका टाइप कौन सा देखेंगे? होंठों की आकृति के आधार पर। होंठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो होंठों की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी तथा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी तथा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण के समय होंठों की आकृति होती है, गोल रहती है, वो कौन से कहलाएंगे? वृत्त। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। वृत्त का मतलब क्या है? गोल। तो जिनके उच्चारण के समय होंठों की आकृति गोल रहेगी कौन से कहलाएंगे? आपके वृत्तमुखी कहलाएंगे। और जिनके उच्चारण के समय आप होंठों की आकृति गोल नहीं रहेगी, आपके कौन से कहलाएंगे? अवृत्तमुखी कहलाएंगे। तो वृत्तमुखी में आपका कौन सा आ जाएगा? उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये आपके किसमें आ जाएंगे? उ, ओ, औ। दोनों ये चारों का उच्चारण जब आप करेंगे तो होंठों की आकृति कैसी रहेगी? गोल। तो जिनमें होंठों की आकृति गोल रहेगी उसमें कहलाएंगे वृत्तमुखी, और जिनके उच्चारण में होंठों की आकृति गोल नहीं रहेगी वो कौन से कहलाएंगे? अवृत्तमुखी। तो बचे हुए सारे किसमें आ जाएंगे? अवृत्तमुखी में। इसमें कौन सा आ जाएगा? ई, उ, सॉरी, ई, उ, ऋ, ए, ऐ। ये सारे आपके किसमें आ जाएंगे? अवृत्तमुखी में। तो आपको ध्यान रखना, 4 आपके वृत्तमुखी में आ जाएंगे और बचे हुए आपके किसमें आ जाएंगे? अवृत्तमुखी में। बचे हुए किसमें आ जाएंगे? आपके अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। अगला जो हम प्रकार देखेंगे, ये तो हो गया ओंठों की आकृति के आधार पे। अगला प्रकार हम देखेंगे ओंठों की आकृति के प्रकार पे। अगला आपका आ जाएगा मुख आकृति के आधार पे। 7वां आपका आ जाएगा मुख की आकृति के आधार पे।
की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला हम देखेंगे समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। दूसरा देखेंगे अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा देखेंगे विवृत स्वर। और चौथा जो प्रकार रहेगा आपका वो रहेगा अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण के समय, जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है वो कौन सी कहलाती हैं? समृद्ध स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख द्वार आधा बंद रहता है वो कौन से कहलाएंगे? अर्ध समृद्ध स्वर। तो इसमें आपका आ जाएगा ई, उ तथा उ, ई, उ। ये आपके कौन से हो जाएंगे? समृद्ध स्वर हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे समृद्ध स्वर। दूसरा मैंने बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसमें कौन सा आ जाएगा आपका? ए तथा ओ, ए तथा ओ, ये आपके कौन से हो जाएंगे? अर्ध समृद्ध। तो ध्यान रखना समृद्ध और अर्ध समृद्ध में हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? मुख द्वार की बात कर रहे हैं। और विवृत और अर्ध विवृत में जब हम बात करेंगे तो पूरे मुख की बात करेंगे। आप कुछ बुकों में देखेंगे तो इसमें सेम डेफिनेशन दी होगी कि समृद्ध स्वर में और विवृत स्वर में, लेकिन वो गलत है। समृद्ध स्वर में जो आपकी डेफिनेशन रहेगी उसमें रहेगा मुख का द्वार, और विवृत स्वर में रहेगा पूरा मुख की बात करते हैं। तो विवृत स्वर जिसमें मुख पूरा खुला रहता है तो वो कौन से कहलाते हैं? विवृत स्वर। और इसमें आपका हो जाता है आ जब आप बोलेंगे आ तो मुंह क्या रहेगा? आपका खुला रहेगा। और अर्ध विवृत स्वर होते हैं जिसमें मुख आधा खुला रहता है, कौन से कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। और इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? आ, औ तथा ऐ, आ, औ, ऐ, ये तीन आपके किसमें आ जाएंगे? ये तीन आपके आ जाएंगे अर्ध समृद्ध स्वर में। तो समृद्ध स्वर और विवृत स्वर में आपको अंतर पता होना चाहिए कि समृद्ध स्वर की हम जब बात करते हैं तो मुख द्वार की बात करते हैं, विवृत स्वर की बात करते हैं तो पूरे मुख की बात करते हैं। तो समृद्ध स्वर में क्या हो जाएगा कि मुख द्वार लगभग बंद, मुख द्वार, ध्यान से सुनना, मुख द्वार की बात कर रहा हूं, मुख द्वार लगभग बंद रहेगा। ई, उ, मुख द्वार लगभग बंद रहेगा। इसमें मुख द्वार आधा बंद रहेगा अर्ध समृद्ध में। तो इन दोनों में किसकी बात करेंगे हम? मुख द्वार की, मुख द्वार की। और इन दोनों में बात करते हैं पूरे मुख की, इसमें पूरे मुख की बात करते हैं। तो कुछ बुक में आपको मिलेगा कि डेफिनेशन सेम इसमें, कि इसमें भी मुख की बात करेगा, इसमें भी मुख की बात करेगा। नहीं, पहले वाले में जो दो हैं इनमें बात करते हैं मुख द्वार की, और दूसरे दो हैं उसमें हम बात करते हैं मुख की, पूरी मुख की। तो मुख द्वार में आपके कौन से हो जाएंगे? समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध। और मुख, पूरे मुख की बात करेंगे तो विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं, मुख द्वार ऊपर वाला। और विवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है। तो हम केवल ऊपर वाले भाग की बात ना करके पूरे मुख की बात करेंगे। जैसे आ जब उच्चारित करते हैं तो पूरा मुख खुलता है हमारा, ना केवल ऊपर वाला भाग खुलता है। और इसी तरह अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत जो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार, मुख आधा खुला रहता है। मुख कैसा रहेगा आपका? आधा खुला रहेगा, आ, औ, ऐ। तो हम केवल ऊपर वाला जो हमारा मुख द्वार है वो चेंज ना होता है, बल्कि क्या होता है? पूरा मुंह चेंज होता है। आ, ओ, आ, औ, ऐ। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? अर्ध समृद्ध स्वर हो जाएंगे। मैंने बताया था कि आपको ये सारा जो मैंने पढ़ाया है स्वर, इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो उसे कमेंट में कर सकते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें डिस्कस कर दूंगा। किसी भी प्रकार का, मैं आशा करता हूं किसी भी प्रकार का डाउट आपका नहीं रहा होगा। इसकी जो मैंने बताया था पीडीएफ, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। विद्या अभ्यास नाम से ही है, विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक मैं क्या करूंगा? डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको बिल्कुल कायदा से इसकी पूरी पीडीएफ बनी हुई मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा आएगा व्यंजन का, उसकी भी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं आपके हिंदी का जो पोर्शन है पूरा आपका क्लियर कराऊंगा। उसके बाद अगर टाइम मिला, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो क्या करूंगा? दूसरा कोई जैसे सब्जेक्ट होगा जीएस में, वो आपका धीरे धीरे करके कवर करा दूंगा। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके डाउट होंगे जो स्वरों के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। तो आप वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।